नमस्कार, मैं हूं राधिका राज और आप देख रहे हैं चार का चक्रव्यूह। आज चार के चक्रव्यूह की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, बरेली में चला कुर्की का डंडा। बरेली में लगातार एक्शन जारी है और इसी कड़ी में पुलिस प्रशासन ने ये फैसला किया है कि 6 बड़े बकायेदारों के खिलाफ कुर्की की जाएगी। उनकी चल अचल संपत्तियों की रिपोर्ट मांगी गई है। तो कौन है ये 6 बड़े बकायेदार, बताएंगे आपको। साथ ही ये भी बताएंगे कि आज जुम्मे की नमाज के दौरान कैसा रहा माहौल। फिर दूसरी खबर में बात आपस में भिड़े सपाई। रामपुर के बादशाह कहे जाने वाले आजम खान और रामपुर के सांसद नदवी की तू मैं थमने का नाम नहीं ले रही है और इसी कड़ी में एक बार फिर सांसद नदवी ने आजम खान को खरी खोटी सुनाई। तो क्या बोले सांसद, बताएंगे आपको। फिर तीसरी खबर में बात अयोध्या की। अयोध्या के घर में विस्फोट। अयोध्या के एक मकान में विस्फोट हुआ है जिसमें कई जान भी गई। इस विस्फोट को लेकर सीएम योगी की प्रतिक्रिया भी सामने आई। तो क्या बोले नेता, बताएंगे आपको। फिर चौथी खबर में बात 2.75 करोड़ की ठगी का खुलासा। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में एक रिटायर्ड बैंक अधिकारी से साइबर फ्रॉड के जरिए 2.75 करोड़ रुपए हड़पे गए हैं। तो कैसे हुई इतनी बड़ी ठगी, बताएंगे आपको। तो चलिए शुरू करते हैं चार का चक्रव्यूह। शुरुआत करते हैं सबसे बड़ी खबर से जो बरेली से जुड़ी है। बरेली शहर में जुम्मे की नमाज के साथ साथ प्रशासनिक सख्ती का भी डंका बजा है। सबसे पहले बात करें जुम्मे की नमाज की। 26 सितंबर को हुए बवाल की यादें अभी भी ताजा है, जब आई लव मोहम्मद के समर्थन में आईएमसी के मुखिया मौलाना तौकीर रजा के बुलावे पर हजारों की भीड़ सड़कों पर उतर आई। मौलाना ने नदारत रहने से नाराज भीड़ ने तोड़फोड़ मचा दी, दुकानों पर हमला किया, वाहनों को आग लगा दी। पुलिस को लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। उस बवाल में 22 पुलिसकर्मी घायल हुए थे। उसके बाद से प्रशासन सतर्क मोड पर आ गया। आज जुम्मे की नमाज के लिए पूरे शहर में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। कुल 4500 स्थानीय पुलिसकर्मी तैनात है। ऊपर से दूसरे जिलों से 4 एसएसपी, 4 सीओ और 40 इंस्पेक्टर और 700 अतिरिक्त पुलिसकर्मी बुलाए गए हैं। धर्मस्थलों के आसपास भारी फोर्स लगाई गई है। फ्लैग मार्च निकाले गए हैं। कंट्रोल रूम में 24 घंटे निगरानी हो रही है। एसएसपी आर्य ने साफ कहा कि वो लोग सक्रियता से ड्यूटी कर रहे हैं। कंट्रोल रूम से पूरी निगरानी की जाएगी। अधिकारी भी इलाके में गश्त करेंगे। माहौल तनावपूर्ण है लेकिन नियंत्रित भी है। कोई बड़ी घटना नहीं हुई है लेकिन हवा में सख्ती का एहसास साफ था। अब आती है बरेली की दूसरी खबर की ओर जो आर्थिक अपराधियों पर प्रशासन की सख्ती दिखाती है। बिजली निगम और बैंकों के 6 बड़े बकायेदारों पर कुर्की का डंडा चल गया है। सदर तहसीलदार भानु प्रताप सिंह ने राजस्व निरीक्षक को आदेश दिए कि इनकी चल अचल संपत्तियों का ब्यौरा तुरंत जुटाया जाए। कुल बकाया कितना है? 84.18 लाख रुपए। अगर समय पर पैसा नहीं जमा किया गया तो घर, दुकानें सब कुर्क होकर नीलाम होगी। सभी को अंतिम नोटिस थमा दिया गया है। ये कार्रवाई राजस्व वसूली अधिनियम के तहत हो रही है। बिजली विभाग ने 3 बकायेदारों पर फोकस किया जबकि बाकी बैंक लोन के मामले हैं। आइए जानते हैं इन 6 बड़े खिलाड़ियों के नाम। पहला नाम गुलाम नबी। इन पर बिजली निगम का 27 लाख का बकाया है। दूसरा साबिर और तीसरा शहजाद। ये तीनों बिजली चोरी की श्रेणी में आते हैं जिन्होंने बिल चुकाने की बजाय लोड लेते रहे। अब उनकी चल अचल संपत्तियां कुर्की जा रही है। चौथा है किशोर, बैंक लोन का 12 लाख का बकाया लिया है। और पांचवी है मानसी अरोरा और छठा है रजत अग्रवाल। कुल मिलाकर ये लोग लाखों की संपत्ति पर कब्जा जमाए बैठे थे लेकिन अब प्रशासन की नजर इन पर है। तहसीलदार सिंह ने साफ कहा है कि वसूली प्रक्रिया नहीं रुकेगी। कुर्की के बाद नीलामी और पैसा राजस्व में जाएगा। बकायेदारों ने चेतावनी दी है कि या तो पैसा जमा करो या संपत्ति गंवा दो। बढ़ते दूसरी खबर की ओर जो रामपुर से जुड़ी है। रामपुर जो कभी आजम खान का गढ़ कहलाता था, आजकल सांसद मोहिबुल्लाह नदवी और आजम खान के बीच की जंग का मैदान बन गया है। बादशाह आजम और नया चेहरा नदवी की तू मैं थमने का नाम नहीं ले रही है। समाजवादी पार्टी के इस आंतरिक युद्ध ने रामपुर की राजनीति को गरमा दिया है। बुधवार को सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव रामपुर पहुंचे और आजम खान से मिले, लेकिन शर्त के साथ।
आजम ने कहा कि अखिलेश के साथ कोई तीसरा नहीं होना चाहिए। इशारा साफ था कि उन्हें नदवी से नहीं मिलना है। इस मुलाकात के बाद नदवी भड़क उठे। एक निजी चैनल को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि आजम पर तीखा प्रहार किया, मेरी शराफत को कमजोरी ना समझे। नदवी ने साफ कहा कि मुझे आजम खान के जानने या ना जानने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुझे रामपुर की 25 लाख आबादी ने चुना है, जनता मुझे जानती है, ये गर्व की बात है। उन्होंने नसीहत दी कि बड़े लोगों को सोचना चाहिए, जनता सबसे बड़ी है, शख्स बड़ा नहीं होता, जनता बड़ी होती है। मेरी 7 पीढ़ियों की कब्रें यही हैं। मेरा ताल्लुक बिजनौर से है, लेकिन रामपुर को कभी नजरअंदाज नहीं किया। नवाब बड़े हो या छोटे, उनकी नवाबी जनता तय करती है। ये बयान आजम के बादशाह वाले रुतबे पर सीधी चोट मारता है। नदवी ने खुलासा किया कि उन्होंने कई बार आजम से संपर्क करने की कोशिश की, ईद के दिन खुद मिलने गया, संदेश भेजा, जेल से रिहाई के बाद भी पहल की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। अब मैं क्या करूं, ये सवाल आजम की नाराजगी को दिखाता है। आजम खान जो रामपुर की सियासत के सुल्तान रहे, जेल की हिरासत से बाहर आए, लेकिन उनका प्रभाव बरकरार है। नदवी 2024 में अखिलेश ने रामपुर से उतारे और 19 दिनों में ही जनता ने अपना लिया। अखिलेश की मुलाकात से साफ है कि पार्टी एकजुटता चाहती है, लेकिन ये तू मैं पार्टी की छवि खराब कर रही है। नदवी ने अखिलेश का जिक्र कर निष्ठा दिखाई, लेकिन आजम को चुनौती भी दी। क्या यह विवाद सुलझेगा या रामपुर की सियासत और बटेगी? सपा के लिए ये एक बड़ा सवाल है। बढ़ते तीसरी खबर की ओर जो अयोध्या से जुड़ी है। गुरुवार की शाम एक ऐसी त्रासदी हुई जिसने सबके दिलों को झकझोर कर रख दिया। पगला भारी गांव में शाम करीब 6 बजे एक मकान में अचानक जोरदार धमाका हुआ, मानो आसमान फट पड़ा हो। धमाके की आवाज इतनी जोर से थी कि 1 किलोमीटर तक गूंजी और देखते ही देखते पूरा घर मलबे में तब्दील हो गया। मलबा 500 मीटर दूर तक बिखर गया। आसपास के 3-4 घरों की दीवारों में दरारें पड़ गई, खिड़कियां और दरवाजे चूर-चूर हो गए। इस हादसे ने 5 जिंदगियां छीन ली, 3 मासूम बच्चे और 2 युवक की। कई लोग घायल हुए और देर रात तक 2 लोग मलबे में फंसे रहे, जिन्हें निकालने की जद्दोजहद जारी रही। शुरुआती जांच में गैस सिलेंडर लीक या अवैध पटाखों के स्टॉक का विस्फोट का कारण माना जा रहा था, लेकिन सटीक वजह अभी भी रहस्य बनी हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तुरंत संज्ञान लिया और घटना पर गहरा दुख जताया। उन्होंने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण हादसा अत्यंत दुखद है। मेरी संवेदनाएं, शोक संवेदनाएं परिवारों के साथ है। मैं प्रभु श्री राम से प्रार्थना करता हूं कि दिव्यंत आत्माओं को शांति दे और घायलों को जल्द स्वास्थ्य लाभ मिले। सीएम ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि घायलों को तत्काल जिला अस्पताल या लखनऊ के ट्रॉमा सेंटर में मुफ्त इलाज मुहैया कराया जाए। मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता का ऐलान किया गया। सीएम योगी ने यह भी सुनिश्चित किया कि राहत कार्यों में कोई कमी न रहे और सरकार पीड़ितों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रहे। सीओ शैलेंद्र सिंह ने बताया कि मलबे में फंसे लोगों को निकालने का काम तेजी से चल रहा है और डीएम ने राहत कार्यों की पुष्टि की है। अब इस मामले में आगे क्या कुछ होता है, ये देखने वाली बात होगी। बढ़ते चौथी खबर की ओर जो लखनऊ से जुड़ी है। एक रिटायर्ड बैंक अधिकारी की जिंदगी साइबर ठगों ने तहस नहस कर दी। विकास नगर के सिद्धार्थ नाथ, जिन्होंने अपनी मेहनत से जिंदगी संवारी थी, 30 अगस्त को एक ऐसे जाल में फंस गए जिसने उनके 2.75 करोड़ रुपए उड़ा दिए। ये कोई साधारण ठगी नहीं थी, बल्कि एक सुनियोजित साइबर अपराध था जिसने नाथ को 24 दिन तक डिजिटल अरेस्ट की कैद में रखा। सब कुछ शुरू हुआ एक फोन कॉल से। कॉलर ने खुद को पुलिस अधिकारी बताया, दावा किया कि नाथ के आधार कार्ड से मुंबई में एक सिम लिया गया है जिसका इस्तेमाल गैर कानूनी गतिविधियों में हो रहा है। ट्राई ने शिकायत दर्ज की, आपकी जांच होगी। ये सुनकर नाथ घबरा गए। ठगों ने खेल और तेज कर दिया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नाथ को डराया गया कि मुंबई की कोर्ट में उनकी पेशी है और 7 दिन की रिमांड तय है। फिर मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम लगाया गया और कहा गया कि जांच के लिए उनके आधार को वेरीफाई करना होगा। नाथ, जो एक पढ़े लिखे और सतर्क व्यक्ति थे, इस जाल में फंस गए। 24 दिन तक वो घर में कैद रहे। ठगों में लगातार कॉल्स के दबाव में उन्होंने उनकी एफडी तोड़ने, शेयर बेचने और म्यूचुअल फंड कैश करने को मजबूर किया। कुल 2.75 करोड़ रुपए ठगों के खातों में ट्रांसफर हो गए। उन्होंने तुरंत विकास नगर थाने में शिकायत दर्ज की और पुलिस अब इस मामले की जांच कर रही है।
बहरहाल 4 के चक्रव्यूह में इतना ही। धन्यवाद।